हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस 2016 के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 के लिए एमटीपी इश्यू किए हैं। और आज जो हम एमटीपी डिस्कस करने वाले हैं वो अपना पेपर नंबर 9 ओएमएसएम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप सभी को पता होगा कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2016 के लिए दिसंबर 2023 के जो एग्जाम है उसके लिए एमटीपीज इश्यू किए और एक सिंगल सेट इश्यू किए। ओल्ड सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस के लिए दो सेट आए थे जिनको हम एमक्यूपी बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैं एमटीपी सॉल्व करवा चुका हूं आपको यूट्यूब के चैनल पे। कॉस्ट एंड एफएम का भी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं और आज हम ओएमएसएम का जो है एमटीपी उसको यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। ये सिलेबस 2016 के लिए भी रेलेवेंट है और सिलेबस 2022 के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि ओएमएसएम के सिलेबस में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसा कि हमें पता है कि आपको 3 घंटे अलाउ किए जाते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ओएमएसएम की बात करें तो सर इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए है जिसमें आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको इसमें कुछ 6 नंबर के 10 नंबर का आपको एमसीक्यू, 6 नंबर के आपको मैच द फॉलोइंग और 6 नंबर के ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपको 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से मेरा सजेशन ये होता है कि आप प्रैक्टिकल सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। तो मेरा सजेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्किप कीजिए। देन 3 में आपको एक 6 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए और बी दोनों पार्ट प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। सिमिलरली 5 में भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पार्ट में केवल और केवल 6 नंबर का एक थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और बाकी देखो एसएम जो है वो तो पूरा थ्योरेटिकल होता ही है। सेक्शन बी में आपको एसएम पूछा जाएगा जिसमें 6 नंबर का एमसीक्यू होगा एसएम में। बाकी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी रिलीज कर दिए, तो हम साथ के साथ सॉल्यूशन की भी हेल्प लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम यहां पे कंज्यूम होगा। आपके एग्जाम ऑलरेडी बहुत नजदीक है, इस वजह से मैं यहां पे थोड़ा सा फास्ट, सुपर फास्ट आप मान के चलो, मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की एमटीपी सीरीज, रिवीजन सीरीज, सजेस्टेड आंसर सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। ओएमएसएम के काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने ऑलरेडी रिवीजन सीरीज अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके ओएमएसएम मैराथन सीरीज में जाके ओएमएसएम के रिवीजन लेक्चर देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट सारे के सारे रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दिए। कॉस्ट एंड एफएम में भी काफी सारे अपलोड किए हैं, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सर एक नंबर के 10 एमसीक्यू हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ओएम से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1, जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। कहते हैं जॉब प्रोडक्शन में साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, मीडियम होता है या लार्ज होता है। तो सर जॉब प्रोडक्शन में तो स्मॉल ही रहता है, क्योंकि जॉब अलग अलग तरीके की होती है जिसमें ऑर्डर का साइज छोटा होता है। सेकंड, the activity of specifying when to start the job and when to end the job is known as planning, scheduling, timing, follow-up. Sir, scheduling. The activity of specifying when to start the job and when to end the job is known as scheduling. Point number 3. In a job production system, we need more unskilled worker, skilled worker, semi-skilled या old people. सर स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है जॉब्स को करने के लिए, क्योंकि जॉब होती है स्पेसिफिक जिनको करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, द लीड टाइम इज द टाइम टू प्लेस होल्डर फॉर मटेरियल, टाइम ऑफ रिसीविंग मटेरियल, टाइम बिटवीन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एंड यूजिंग मटेरियल, टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। सर डी, लीड टाइम क्या होता है, आज मैंने अगर ऑर्डर प्लेस किया 4 दिन बाद रिसीव हो रहा है, तो जो 4 दिन का गैप है दैट इज नॉन एज लीड टाइम। पॉइंट नंबर 5, द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए ए शेड्यूल ऑफ ब्रेकडाउन, आउटलाइन मास्टर प्रोग्राम, पर्ट सीपीएम या फिर शेड्यूल फॉर लार्ज एंड इंटीग्रेटेड वर्क। सर प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पर्ट एंड सीपीएम यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, द एक्ट ऑफ गोइंग अराउंड द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड फीडबैक द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज फॉलो अप।
ए, सर एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप, जाओ और प्रोग्रेस को चेक करो, फीडबैक लो, दैट इज नॉन एज फॉलो अप. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पॉइंट नंबर 8, one of the important chart used in program control is known as material chart, Gantt chart, route chart, inspection chart. Chart B is the correct answer. Gantt chart इसको बोलते हैं. Point number 9, variety reduction is generally known as less varieties, simplification, reduced varieties या फिर none of the above. सर इसको simplification बोलते हैं. और लास्ट है conversion of input into output is known as manufacturing the product. C will be your correct answer. तो ये 10 एमसीक्यू है, जनरल है, नॉर्मल है. अगर आपने स्टडी करी हुई है आप आराम से कर सकते हो, सोच समझ के करोगे 10 में से 10 नंबर आपके आ सकते हैं. इसके बाद बी पार्ट पे अगर हम मूव करते हैं, मैच द फॉलोइंग. 6 मैच द फॉलोइंग है. मैच द प्रोडक्ट इन कॉलम 1 विद प्रोडक्शन सेंटर इन कॉलम 2. इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, आयरन, क्लॉथ, कार और कॉटन यार्न. सर इलेक्ट्रिसिटी, ब्लास्ट फर्नेस. सर ब्लास्ट फर्नेस रिलेट करता है आयरन से, तो आप सी को मैच कर सकते हो ए के साथ. जनरेटर रिलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को मैच कर सकते हो जनरेटर के साथ. रिफाइनरी रिलेट करता है पेट्रोल से, तो पेट्रोल को आप मैच कर सकते हो रिफाइनरी, दैट इज सी के साथ. असेंबली लाइन होती है सर कार में, तो आप कार को मैच कर सकते हो डी, दैट इज असेंबली लाइन के साथ. इसके अलावा क्लॉथ और कॉटन यार्न, तो क्लॉथ को आप मैच कर सकते हो पावर लूम के साथ, दैट इज एफ के साथ. और कॉटन यार्न इज रिलेटेड टू स्पिनिंग मिल, तो कॉटन यार्न को आप मैच कर सकते हो ई के साथ. इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को प्रोडक्शन सेंटर के साथ यहां पे मैच करके देना है 6 मार्क्स की वेटेज के लिए. अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर पाओगे, स्टडी करके गए हो तो कर लोगे. इसके बाद एक एक नंबर के 6 ट्रू फॉल्स गिवन है. State whether the following statement are true or false. Method study should precede work measurement. Sir, this is true statement. This is true statement. Increased productivity lead to cost reduction. बिल्कुल अगर आपकी productivity बढ़ती है तो cost कम होती है. This is also the true. A good material handling system always consists of conveyor. ऐसा तो नहीं है सर material handling system के लिए conveyor की जरूरत होती है. That is false. प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेज. बिल्कुल अगर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. ट्रू. इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी. सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है. नो हैंडलिंग इज द बेस्ट हैंडलिंग, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. तो इस तरीके से 6, 6 और 10 सर 22 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, प्लस ट्रू फॉल्स आता है, प्लस मैच द फॉलोइंग आता है अपने ओल्ड सिलेबस 2016 के अकॉर्डिंगली. जो कि न्यू सिलेबस वाला अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो न्यू सिलेबस में आपको 15 नंबर के दो नंबर के 15 एमसीक्यू वहां पे पूछे जाएंगे टोटलिटी में ओएमएसएम में मिलाकर. इसके बाद ओएम के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 और 4 और. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से क्वेश्चन कहता है आंसर एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपको 16 नंबर के 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके देने, क्योंकि टोटल एसएम आपका 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है. 20 मार्क्स का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 22 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो गया, तो अपने को 48 मार्क्स का ओएम के अंदर अटेम्प्ट करके देना है. जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है, जिसमें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाओ. लिस्ट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट करो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है तो. स्कोप की मैं बात करूं तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट आप यहां पे पढ़ लेना. इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी आंसर यहां पे रिलीज कर दिए हैं, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लांट लेआउट, तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहां पे बोलना चाहूंगा 8 नंबर का स्कोप था, 8 नंबर का स्कोप है, तो ठीक है 8 नंबर के हिसाब से स्कोप ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो 8 नंबर के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो 8 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, ये मैटर सफिशिएंट है, मतलब ना कम है ना ज्यादा है. यही मैटर आप एग्जाम में लिखोगे, आपको अच्छे नंबर वहां पे मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ए पार्ट 6 नंबर का आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट डज प्रोडक्ट डिजाइन डू एंड डिस्कस प्रोसेस डिजाइन और सिलेक्शन आपको डिफाइन करना है.
तो सर यहाँ पे ये आंसर गिवन है, आप एक बार रीड करके देख सकते हो। मेरा मेन टारगेट जो है आपके साथ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, लेकिन कहना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है इसको आप इतना बड़ा मत लिखना, आपका टाइम वेस्ट होगा। 6 नंबर में इतनी लेंथी वेटेज जरूरी नहीं होती। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉइंट थोड़े से कम कर सकते हो। लाइक प्रोसेस डिजाइन में यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, प्रोसेस सिलेक्शन में यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं 5 पॉइंट के। तो आप ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रोसेस डिजाइन को लेकर, प्रोसेस सिलेक्शन को लेकर, इसके अंदर क्रक्स लिख सकते हो, क्योंकि 6 नंबर में इतना लेंथी आंसर तो नहीं जाना चाहिए आपका इन एनी केस। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, काफी इजी सा एक 6 नंबर का यहां 10 नंबर का एक क्वेश्चन अटैच किया। कहते हैं डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर शिफ्ट 288 डेज इन ईयर। अगर आप 8 आवर्स 288 डेज की वर्किंग करते हो, मतलब 2304 घंटे की वर्किंग होती है पूरे साल में। एंड हैज द यूसेज डेटा ऑफ ए मशीन एज गिवन बिलो। 3 प्रोडक्ट है एबीसी, इन तीनों की डिमांड गिवन है, साथ में आपको प्रोसेसिंग टाइम गिवन है कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। 325 यूनिट बनाओगे तो 5 घंटे के हिसाब से 1625 घंटे, 450 यूनिट बनाओगे 4 घंटे एक यूनिट को बनाने में तो 1800 घंटे, और 550 घंटे 6 के हिसाब से 3300। तो टोटल आ जाएगा आपका ये 6725। क्वेश्चन की डिमांड है प्रोसेसिंग टाइम नीडेड इन आवर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बी सी। सर ए के लिए 1625, बी के लिए 1800 और सी के लिए 3300 घंटे की जरूरत पड़ने वाली है, और टोटलिटी में आपको 6725 आवर्स की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन इन स्टैंडर्ड आवर्स। एक मशीन की स्टैंडर्ड आवर्स में कैपेसिटी बताओ। सर 2304 घंटे एक मशीन की कैपेसिटी है स्टैंडर्ड आवर्स में अगर मैं बात करूं तो। एंड नंबर ऑफ मशीन बताओ। सर एक मशीन 2304 घंटे चल सकती है, मुझे 6725 घंटे काम करना है, तो 6725 डिवाइड बाय 2304 करके देख लो, ये 2.92 आएगा, मतलब 3 मशीनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, मैं कहूंगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट भी नहीं लगने वाले। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगने हैं। 10 मिनट से ज्यादा का मतलब ही नहीं बनता, 10 मिनट से ज्यादा का मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसमें आपको दिया गया असाइनमेंट का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में भी करते हो। ए कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडल बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन। एक कैप्टन है क्रिकेट टीम के, उनको जो 5 मिडल बैटिंग पोजीशन है वो 5 बैट्समैन को अलॉट करनी, ठीक है, असाइनमेंट करना है। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशन आर एज फॉलोज। आपको बताया गया कि कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पे ऑन एन एवरेज कितने रन स्कोर करता है। जैसे मिस्टर ए को अगर आप 3rd नंबर पे भेजोगे तो वो 40 स्कोर करेंगे, 4th पे भेजोगे तो भी 40, 5th पे भेजोगे तो 35, 6th पे भेजोगे तो 25 और 7th पे भेजोगे तो 50। सिमिलरली एक और देखें डी, अगर आप डी को 3rd पोजीशन पे भेजोगे 20 रन, 4th पे भेजोगे 19, 5th पे भेजोगे 20, 6th पे भेजोगे 18, 7th पे भेजोगे 25। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपको बना के देती। क्वेश्चन की बहुत सिंपल सी डिमांड, मेक द असाइनमेंट सो दैट द एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम। तो ये जो आपके सामने मैट्रिक्स गिवन है ये मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ये मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स है। और सर असाइनमेंट के जो स्टेप्स अप्लाई होते हैं वो होते हैं मिनिमाइजेशन के लिए। तो जब भी आपके पास मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स गिवन होती है तो सबसे पहले आपको उसको लॉस मैट्रिक्स दैट इज मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है इसमें हाईएस्ट जो वैल्यू है जो कि 60 है उसमें से सभी वैल्यूज को माइनस करके लिख दिया जाता है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लॉस मैट्रिक्स बनाओगे। ये तो क्वेश्चन को कॉपी किया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है उसको कॉपी किया है। सबसे पहले आप लॉस मैट्रिक्स बनाओगे। 60 इज द हाईएस्ट, तो 60 माइनस 40 20, देन 20 25 35 10। आपके पास ये सॉल्यूशन होगा तो आप इसमें फिगर्स मैच करते जाओ। 60 में से 42 गया 18,
30, 44, 35 एंड 33। 60 में से माइनस किया 50, 10, 12, 20, 0, 10। देन 60 में से 20 माइनस किया 40, 41, 40, 42, 35। देन माइनस किया 58, तो 2, 0, 1, 5 एंड 7। ये आपको वैल्यूज यहां पे मिल जाएगी लॉस मैट्रिक्स में। जब आपके पास लॉस मैट्रिक्स आ जाती है, आप उसमें सबसे पहले रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो। रो ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, हर एक रो में जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है, हर एक रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 10, इसको पिक करके सब में से माइनस कर देना है फर्स्ट रो की। जैसे 10 पिक किया तो 20 माइनस 10 10, देन 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 10 15, देन 35 माइनस 10 25, 10 माइनस 10 0। सिमिलरली सेकेंड रो में आप पिक करोगे 18, 18 माइनस 18 0, 30 माइनस 18 12, 44 माइनस 18 26, 35 माइनस 18 17, 33 माइनस 18 15। सी जो रो है उसमें मिनिमम 0 है। किसी भी रो में अगर 0 है तो वो रो की वैल्यू सेम रह जाती है, 10, 12, 20, 0 एंड 10। नेक्स्ट रो में मिनिमम आपका 35, तो 40 माइनस 35 5, 41 माइनस 35 6, 40 माइनस 35 5, 42 माइनस 35 7 एंड 35 माइनस 35 0। लास्ट रो में 0 है, सेम वैल्यूज आ जाएगी 2, 0, 1, 5 7। रो ऑपरेशन के बाद जो आपके पास टेबल आती है उसमें हम अप्लाई करते हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन की मैं बात करूं तो कॉलम ऑपरेशन के लिए आपने क्या करना है, कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट पिक करना है। जैसे आप देखोगे इसमें 0 है तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी 10 0 10 5 2। इसमें भी 0 है तो सेम आ जाएगी 10 12 12 6 0। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो आपको सही करवा देता हूं। इसकी वैल्यूज में सबसे मिनिमम है 1, तो 15 माइनस 1, ये 15 नहीं आएगा, ये आएगा 14। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 26 माइनस 1 25, 20 माइनस 1 19, 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस 1 0। ये वैल्यूज ऐसे आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में 0 है तो सेम वैल्यूज आ जाएगी 25 17 0 7 5, और लास्ट में भी 0 है तो सेम वैल्यूज आ जाएगी 0 15 10 0 7। हुआ क्या, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से, एक कॉलम के अंदर जहां पे वैल्यू चेंज करनी थी वो चेंज होना रह गई, बस ये क्लेरिकल मिस्टेक था। अब जब कॉलम ऑपरेशन आ जाता है तो हम उसमें नंबर ऑफ रोज ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि कम से कम रो ड्रॉ करके सारे के सारे 0 कवर हो जाएं। तो यहां पे जब आपने लाइंस ड्रॉ करी तो आप देखोगे 1 2 3 4 ही लाइन ड्रॉ हुई, जबकि हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ पोजीशन या नंबर ऑफ बैट्समैन की बात करें तो है 5। ये इक्वल नहीं है, तो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है वो इक्वल टू ये मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम या रोज के नहीं है। तो हमें इसमें क्या, हम इसको नॉन ऑप्टिमल बोलते हैं। और हमें इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो अनकवर्ड एलिमेंट बच गए इसमें से मिनिमम उठाना है, और ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से अगर आप मिनिमम देखोगे तो मिनिमम आपका 4। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इनमें से तो 4 माइनस करना है। जैसे 10 में से 4 माइनस किया 6, 12 में से 4 माइनस किया 8, 12 में से 4 माइनस किया 12 में से 4 माइनस किया 8, 6 में से 4 माइनस किया 2। अनकवर्ड में से माइनस करना है। 14 में से 4 किया 10, 25 में से 4 किया 21, 19 में से 4 किया 15 और 5 में से 4 किया, नहीं 4 में से 4 किया 0। अनकवर्ड में से तो माइनस करना होता है। जहां पे इंटरसेक्शन है, जैसे ये 2 पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे प्लस होता है। 2 5 और 7 3 इंटरसेक्शन है तो यहां पे ये जो मिनिमम एलिमेंट था 4 ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6, यहां पे 5 + 4 9 और यहां पे 7 + 4 11। बाकी वैल्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। 10 0 10 5, 25 17 0 7, 0 15 10 0। अब फिर से इसमें लाइन ड्रॉ करोगे तो सर अब जब हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू 5 आ जाएगी, और जब हमारे नंबर ऑफ बैट्समैन पोजीशन या नंबर ऑफ रोज कॉलम जो भी है उसकी इक्वल आ जाती है नंबर ऑफ लाइंस, तो हम कहते हैं ऑप्टिमम है। और जब ऑप्टिमम आ जाता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, असाइनमेंट कर देते हैं,
और असाइनमेंट कहां पे किया जाता है? सर जिस रो या कॉलम के अंदर एक सिंगल जीरो होता है वहां पे सबसे पहले असाइनमेंट कर दिया जाता है। अकॉर्डिंगली हम यहां पे अलॉटमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे ए में आप देखोगे तो आपको यहां पे एक जीरो मिल जाता है, तो यहां पे ए को 7th पोजीशन अलॉट कर दी गई, ए को 7th पोजीशन अलॉट कर दी गई। इसके बाद हमने बी में देखा तो बी में एक सिंगल जीरो था, तो बी को 3rd पोजीशन अलॉट कर दी गई। सी में देखा तो सी में एक जीरो था जहां पे 6th अलॉट कर दिया गया। डी में ये 2 जीरो आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 जीरो है नहीं, क्योंकि जब आपने ए को अलॉट किया था तो 7 तो खत्म हो गया था, तो डी में ये एक सिंगल जीरो बच गया था, 5th पोजीशन इसको अलॉट हो जाएगी। और जब डी को आप 5th पोजीशन अलॉट कर दोगे तो कहानी ये हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली ई में भी आपको एक सिंगल जीरो दिखाई देगा, अकॉर्डिंगली आप 4th पोजीशन यहां पे अलॉट कर दोगे। आपने असाइनमेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी पढ़ा है आप हमारा रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको OMSM मैराथन सीरीज दिसंबर 2023 की, उसमें जाके आप असाइनमेंट का रिवीजन लेक्चर देख सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो। अकॉर्डिंगली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बी पार्ट जो है वो आपको 6 नंबर का यहां पे अगेन थ्योरी क्वेश्चन दिया गया। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 इज द बेस्ट, जहां पे आपको 16 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, टेबल शोज द टाइम रिमेनिंग, मतलब नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट, कि कब हमें ऑर्डर डिलीवर करना है, एक तरीके से वो उसमें कितने दिन बचे हुए वो गिवन है। एंड द वर्क रिमेनिंग, दैट इज नंबर ऑफ डेज वर्क, और कितने दिनों का काम होना अभी बाकी है वो गिवन है। फॉर 5 जॉब्स विच वर असाइंड टू लेटर्स A to E, A B C D E नाम अलॉट कर दिए काम को। एज दे अराइव टू द शॉप, सीक्वेंस दीज जॉब्स, हमें बस केवल और केवल सीक्वेंसिंग करनी है बाय प्रायोरिटी रूल्स। पहला रूल है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस तो गिवन ही है, क्योंकि A to E जो नाम आपने दिए हैं ये अराइवल के बेसिस पे दिए, जैसे आए उस हिसाब से। तो अगर आप FCFS बेसिस पे जाते हो तो सीक्वेंस रहेगा ABCDE, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर आप EDD के बेसिस पे जाते हो, मतलब अर्ली ड्यू डेट के बेसिस पे, तो सर अर्लीस्ट ड्यू डेट है आपकी B की, तो सबसे पहले आ जाएगा B, देन E, देन C, देन A और देन D। तो BECAD आप नाम नंबर ऑफ डेज भी यहां पे लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है LS के बेसिस पे, LS मतलब लीस्ट स्लैक। लीस्ट स्लैक क्या होता है सर? नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट में से माइनस किया जाता है नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेनिंग को, तो अकॉर्डिंगली आपको आपका स्लैक पता चल जाता है, आपको आपका स्लैक पता चल जाता है। तो स्लैक कैलकुलेट करके दिखा दो। स्लैक क्या होगा? 8 - 7 1, 3 - 4 -1, 7 - 5 2, 9 - 2 7 एंड दैट विल बी 0। तो सबसे पहले आ जाएगा B, देन आ जाएगा E, देन A, देन C एंड देन D, BEACD। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम SPT। सर ये प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो शॉर्टेस्ट के बेसिस पे जाओगे तो सबसे पहले आ जाएगा D, फिर आ जाएगा B, देन आ जाएगा C, देन E और लास्ट में आ जाएगा आपका A, D, B, C, E एंड A एंड लास्ट आपका LPT, दैट इज लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो सर जो आपने अभी अभी SPT लिखा है उसको उल्टा कर दो, AECBD हो जाएगा लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगेन एक इजी क्वेश्चन 6 नंबर की वेटेज के लिए आपको यहां पे MTP में दिया गया था। आपने अगर वो हम पढ़ा हुआ है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन 100% मैं श्योर हूं आपको आते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5A आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस CPM पार्ट में से क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डेटा इज टू बी इंप्लीमेंटेड, ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। सर एक्टिविटीज गिवन है ABCDEF, A और B स्टार्टिंग एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले अगर आप नेटवर्क बनाने के लिए जाओगे तो A और B आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। ये A एक्टिविटी हो गई, ये आपकी B एक्टिविटीज हो गई। इसके बाद A से आपने C निकालना है और B से आपने D निकालना है। तो A से यहां पे C निकाल दिया गया ये वाला, और B से आपने ये D एक्टिविटी निकाल के खत्म कर दी कहानी।
और ए बी दोनों से ई निकालना है, तो दोनों सेम एक्टिविटीज थी, मतलब एक ही इवेंट से आई थी, तो आपने डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। दिस इज योर डमी एक्टिविटी, तो ये यहां पे आके मैच हो गया, तो ए और बी से आपने यहां पे ई एक्टिविटी निकाल दी। देन ई से आपने एफ निकालना है, तो ई से एफ निकाल के आपने ये डायग्राम कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर आपने यहां पे टाइम वगैरह शो कर दिया है, 2 4 1 2 3 2। क्वेश्चन की डिमांड थी व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या क्रिटिकल पाथ। तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर मैं पहले रूट से जाता हूं तो ए से सी डायरेक्ट जा सकता हूं, 2 और 1 3 ही दिन लगते हैं। लेकिन मैं ए से ई और एफ तक जाता हूं तो फिर 2 3 5 और 2 7 दिन। अगर मैं बी की साइड से जाता हूं तो 4 और 2 6, या फिर इधर से जाता हूं तो 4 3 7 और 2 9। हाईएस्ट जो टाइम होता है उसी को मिनिमम टाइम बोला जाता है। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 एंड 4 से 5। सर ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। साथ में यहां पे ये एक्टिविटीज है उसका टाइम ड्यूरेशन शो किया गया है, टाइम ड्यूरेशन कॉपी किया है क्वेश्चन से। सबसे पहले आपने यहां पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला है और यहां पे अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम निकाला है, जो कि आपने यहां पे नो डाउट यहां पे कैलकुलेट किए हुए हैं, ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं। बट अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है इससे मुझे यहां पे लगता नहीं है कि आपको ये EST EFT वगैरह कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एज सच यहां पे कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। हाँ, गांट चार्ट पूछा है आपसे, तो गांट चार्ट के लिए इसकी जरूरत तो नहीं है। गांट चार्ट तो देखो ये होता है प्रोग्रेस जो शो करता है। जैसे आप क्या है, यहां पे आपको पता चल गया था कि 9 दिन लगने, आपको पता चल गया था 9 दिन लगने, तो 0 से लेकर 9 दिन तक आप ये लाइन ड्रॉ कर लो। इसके बाद हर एक एक्टिविटी शो करनी होती है। लाइक एक्टिविटी ए में 2 दिन लगेंगे तो 0 से 2 इस तरीके से शो करनी होती है। जैसे बी है, बी भी 0 से स्टार्ट होगी 4 तक जाएगी, तो 0 से 4 तक जाएगी, ये बी एक्टिविटी है। अब जो सी है वो ए के बाद जाएगी, तो ए खत्म होगी 2 पे, तो इसमें 1 लगेगा तो 2 से 3, 2 से 3 पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे डी एक्टिविटी बी के बाद जाएगी, तो बी में 4 दिन लगेंगे, इसमें 2, तो 4 से 6 दिन में ही आ जाएगा, 4 से 6 दिन में आ जाएगा। इसी तरीके से ये ए और बी के बाद है, तो ए और बी में बाद में कौन सा है 4, तो 4 और 3 ये 7, तो 4 से 7 में ई आ जाएगी। और लास्टली क्या था, ई के बाद एफ है, तो ई में 7 था, तो 7 से 9, 7 और 2 9, 7 से 9 में ही आ जाएगी। इसको बोलते हैं। पता नहीं इन्होंने ये क्यों कैलकुलेट किया है, मुझे तो नहीं लगता इसकी यहां पे कोई जरूरत पड़ने वाली थी। और अगर बात करें लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5B गिवन है, तो सर ये आपका ब्रेकडाउन में से गिवन है। ए लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कंटेन्स 2000 कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल नेचर which are subject to failure as per probability distribution as follows। मंथ एंड, 1 महीने में खराब हो जाएंगे, परसेंटेज फेलियर 10%, 2 महीने में 25%, 3 महीने में 50%, 4 महीने में 80% और 5 महीने में 100% खराब होने की उम्मीद है। कंपोनेंट विच फेल हैव टू बी रिप्लेस्ड फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है, जो कंपोनेंट खराब हो गया उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए से। If they are replaced as and when failure occurs, the cost of replacement per unit 3 रुपए की आएगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 3 रुपए की आएगी। Alternatively, if all components are replaced in one lot at periodical interval and individually replace only such failure as occur between group replacement, the cost of component replaced is ₹1। दो सिचुएशन है, आप कहते हो खराब होगा तभी बदलेंगे, 3 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। आप कहते हो एक बार तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे, मतलब सारे के सारे, फिर भी बीच में अगर चेंज आ गया, खराब हो गया, तो उसको चेंज कर देंगे, तो उसके लिए 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट और पूरे ग्रुप रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट आएगी वो तो बियर करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर ए, एसेस विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट वुड बी इकोनॉमिकल, मतलब इंडिविजुअली जाना है या फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए जाना है, वो चेक करना है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा कंपोनेंट कितने पीरियड चलेगा। 1 महीने में खराब हो सकता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में खराब हो सकता है। 10% इज द प्रोबेबिलिटी। अगर 2 में 25 हो गया तो ये 15% हो गया, 25 से 50 हो गया तो ये 25% हो गया,
ये 50 से 80 है तो 30%, और ये 80 से 100 है तो 20%, 15, 25, 30 और 20। जस्ट मल्टीप्लाई करके समअप करके 3.35 मंथ आ गया। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक कंपोनेंट 3.35 मंथ में खराब हो जाएगा। ये लाइफ है उसकी। आपके पास कंपोनेंट कितने हैं? 2000। तो सर अगर एक कंपोनेंट 3.35 मंथ में खराब हो जाएगा तो 2000 कंपोनेंट अगर लगाओगे तो कितने खराब हो जाएंगे? 597 हर महीने खराब हो जाएंगे। जब 597 हर महीने खराब हो जाएंगे और 3 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, इसका मतलब हर महीने 1791 पर मंथ की कॉस्ट आएगी अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो तो। लेकिन अगर आप जाते हो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए तो उस सिचुएशन में आप 2000 लगा दोगे, 2000 लगाओगे, 10% खराब होगा तो 200 ये खराब हो गए। फिर क्या होगा? ये 2000 का नेक्स्ट मंथ में 25% खराब हो जाएगा। 2000 का तो 25% खराब हो जाएगा, और जो 200 आपने लगाए थे उसके लिए पहला महीना होगा तो 10% खराब हो जाएगा। तो टोटलिटी में 2000 का 15% और 200 का 10%, 320 खराब हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग में 2000 थे उसके लिए अब तीसरा महीना आ जाएगा तो तीसरे महीने में आपके ये 25% खराब होंगे 2000 के, 2000 का 25%। ये जो 200 है इसके लिए दूसरा महीना आ गया तो दूसरे महीने के हिसाब से 15% खराब हो जाएगा 200 का। और आपने ये जो लास्ट में अभी अभी लगाए थे 320, इसके लिए एक महीना हुआ है तो 10% खराब हो जाएंगे 320 का 562। लास्ट चौथे में बात करें तो सर 1 2 3 4 30% खराब हो जाएगा 2000 का। इस 200 के लिए तीसरा महीना है तो तीसरे महीने के हिसाब से 25% खराब हो जाएगा। इस 320 का दूसरा महीना है 15% खराब हो जाएगा, और 562 का पहला महीना है तो 10% खराब हो जाएगा, दैट इज 754.2। इसके अलावा लास्ट में 2000 का 20% खराब हो जाएगा। इस 200 के लिए चौथा महीना आ गया 30% खराब हो जाएगा। इस 320 के लिए तीसरा महीना आ गया 25% खराब हो जाएगा। 562 का दूसरा महीना है 15% खराब हो जाएगा, और 754.2 का पहला महीना है 10% खराब हो जाएगा। ये खराब होंगे, लेकिन ग्रुप रिप्लेसमेंट में 2,000 रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। तो सर 1 2 3 4 5 ये आपकी क्वांटिटी आ गई ऊपर से। कॉस्ट की मैं बात करूं, इंडिविजुअली ये खराब होते रहेंगे, 3-3 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग आती रहेगी। और जो ग्रुप रिप्लेसमेंट है उसमें 1 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए के हिसाब से 2000 इंटू 1 2000 रुपए लगेंगे। ये टोटल कॉस्ट आएगी, और एवरेज करने के लिए इसको मंथ से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप देखोगे 1748.67 आपकी पर मंथ कॉस्ट आएगी अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो तो। जबकि आप इंडिविजुअल के लिए जाते हैं तो 1791 पर मंथ की कॉस्ट आती। तो अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन। सेकेंड पॉइंट जो है, ये सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस देखी हुई है तो आप वहां पे देख सकते हो, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहते हैं मान लो अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट इकोनॉमिकल है, वो तो है ही, देख लिया हमने, एट करंट कॉस्ट, देन एसेस एट व्हाट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वुड ग्रुप रिप्लेसमेंट बी अनइकोनॉमिकल। मतलब हमारी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट आ रही थी वो 3 रुपए पर यूनिट आ रही थी, 3 रुपए पर यूनिट आ रही थी। तो ये जानना चाहते हैं कि ये 3 रुपए ना होकर क्या हो कि हमारे लिए ग्रुप रिप्लेसमेंट अनइकोनॉमिकल हो जाए, इसका मतलब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाए। तो इसके लिए आपको यही स्टेटमेंट बनाना है। मंथ 1 2 3 4 5 ग्रुप रिप्लेसमेंट में जो 2000 था वो तो आएगा ही। अब आपके ये जो खराब हो रहे थे, ये जो यूनिट खराब हो रही थी, इसमें 3 रुपए ना लेकर क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या हो। तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट को यहां पे के से इंडिकेट कर लिया, के मतलब कॉस्ट पर यूनिट है, उसको डिवाइड कर रहे हो मंथ से, तो ये एवरेज कॉस्ट आ गई जो आपने ऊपर निकाली थी। इंडिविजुअल में बात करें तो आपका 597 पर मंथ खराब हो रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे थे, अब इस बार 3 निकालना है तो ये 597 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा। बस इसको इक्वल रख के सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे आपकी के वैल्यू पता चलेगी, और यहां पे के वैल्यू सबसे कम है तो 2.82, इसका मतलब 2.82 पर यूनिट अगर आपकी कॉस्ट हो जाए 3 वाली, तो उस सिचुएशन में ग्रुप रिप्लेसमेंट अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए आप जा सकते हो।
इसको सिंपली सॉल्व करा है, बता दूं अगर 2000 प्लस 200 के डिवाइड बाई 1 की कोई रिलेवेंसी नहीं है, इज इक्वल टू 597 के। इसको सॉल्व कर रहे हैं जस्ट, के इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई ये हो गया 397। बस अगर किसी को कैलकुलेशन में लगे कि ये कैलकुलेट कैसे हो गया तो 5.04। सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रखना है, इनको इक्वल रख के हर एक वैल्यूज निकाल लेनी। इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, हाउ हाई कैन द कॉस्ट पर यूनिट इन ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट में 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट थी, कहते हैं कितना ज्यादा हो जाए बी टू मेक ए प्रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ताकि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट हो जाए। तो इस बार ये आप पहले जो 2000 ले रहे थे, सर ये 2000 यूनिट तो फिक्स है लेकिन ये रेट फिक्स नहीं है, तो इस बार इसको ए से इंडिकेट कर दिया। ये वैल्यूज आप पिक कर सकते हो ऊपर से, ये वाली वैल्यूज ये तो सेम रहेगी, ये तो 3 रुपए वाली है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू रखना है आपने जस्ट, किसके 3 रुपए वाली तो सेम रहेगी। तो सर 3 वाले केस में हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 1791, बस इसको इक्वल रख के सॉल्व करोगे, आपको आपकी ए वैल्यू पता चल जाएगी। और ए वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है सर 1.06, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा हाई, तो हाईएस्ट वैल्यू है 1.06। तो इसका मतलब जब आपकी ग्रुप रिप्लेसमेंट में कॉस्ट 1.06 या उससे ज्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में ग्रुप रिप्लेसमेंट की बजाय इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट विल बी बेटर। तो नया तो कुछ भी नहीं है। देखो इस एमटीपी में अगर मैं बात करूं ओएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करे हुए होते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में आप देखोगे एसएम स्टार्ट हो जाता है। एसएम के एमसीक्यू तो देख लेते हैं, बाकी तो थ्योरी क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हो। चूज द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 1, ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? ए लिस्ट ऑफ एक्शन अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। आंसर इज नो। ए स्टेटमेंट ऑफ हाउ टू कॉम्पीट, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, मेथड ऑफ असाइनमेंट। सर ये भी नहीं होती कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो। अबेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। A course of action or choice of alternative specifying the resources required to achieve. Sir, D will be your correct answer. Next, point number 2. A strategic business unit SBU is defined as a division of an organization that help in marketing, nahi, that enable manager to have better control over the resources. Yes, B will be your correct answer. Third point, benchmarking is the analytical tool to identify high cost activities based on the Pareto. No sir. The search for industries best practices that lead to superior. बिल्कुल सर, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है और उसको एक लेवल बना के, स्टैंडर्ड बना के हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं, उसी को बेंचमार्किंग बोल देते हैं। पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट डिस्टिंग्विश वन बिजनेस फ्रॉम अदर सिमिलर फर्म्स। सर मिशन स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करता है। पॉइंट नंबर 5, इंडियन एयरलाइन डिक्रीजिंग द एयर फेयर ऑन द दिल्ली मुंबई सेक्टर फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द नो फ्रिल एयरलाइन वुड बी एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप। सर बिल्कुल प्राइस लीडरशिप होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एयर फेयर कम कर रहे हैं, तो बी विल बी योर फाइनल आंसर। और लास्ट 6th, क्वेश्चन मार्क इन बीसीजी मैट्रिक्स। सर बीसीजी मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन मार्क होता है, काउ हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार हो गया, तो सर उसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? यील्ड लो करंट इनकम बट एज ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सर यही होता है, लो करंट इनकम बट फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमें अच्छे लग रहे होते हैं। इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि सर हमारे पास गिवन होते हैं 3 क्वेश्चन 7, 8, 9, लेकिन एसएम में आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 12-12 नंबर इनकी वेटेज रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी क्या है, इसके फीचर लिखने हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पॉट एनालिसिस, एडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म, 7 मार्क्स के लिए। तो 5 नंबर का ये, 7 नंबर का ये। 5 नंबर के लिए मैटर ओके है, 7 नंबर के लिए भी मैटर ओके ही है, थोड़ा कम भी लिखोगे चलेगा। 7 मार्क्स के लिए मैटर ज्यादा है, ये स्वॉट एनालिसिस वगैरह में थोड़ा कम मैटर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 था डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 6 नंबर के लिए। और मैकेंजी 7H फ्रेमवर्क भी 6 मार्क्स के लिए। तो सर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए मैटर ओके है,
कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और 9th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट है एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 4 में से आपको 3 पे शॉर्ट नोट लिखना है, चाहे आप फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी पे लिखो, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन पे, बीसीजी मैट्रिक्स या फिर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी सर 4 नंबर के हिसाब से ओके, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया, बीसीजी मैट्रिक्स ठीक है, बीपीआर सर बीपीआर में ज्यादा मैटर लिखा हुआ है 4 नंबर के लिए। अगर आप बीपीआर अटेम्प्ट कर रहे हो इस आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि अपने को मेन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, मेन टारगेट अपना पेजेस भरना नहीं होता, मेन टारगेट होता है अपना आंसर एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना, वो भी रेलिवेंट आंसर। तो ये आपका एक ओएमएसएम का एमटीपी था जिसको मैंने फास्ट तरीके से आपको करा दिया, क्योंकि आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, इस वजह से मैंने आपके साथ ये सुपर फास्ट रिवीजन की तरह डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, कि जैसे कि आपको असाइनमेंट में वहां पे एक क्लेरिकल मिस्टेक देखने को मिल रही थी, प्रिंटिंग मिस्टेक। बच्चा तो देखो बच्चा होता है, सिंपल सी बात है, वो सोचता है कि सारे ही कॉलम सेम रखने हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आपकी इस तरीके की क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे हम आपके लिए सजेस्टेड आंसर सीरीज लेकर आएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट के पेपर्स होंगे उनके लिए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, शेयर करने से आपका नुकसान नहीं है और किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।